ठीक है, तो कल हम यहां तक किए थे जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोड का बता रहे थे कि भाई एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा और इससे क्या लॉस होगा। जिंक है ये अपना लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और Zn+2 में चल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में, चूंकि ये एनोड है, एनोड का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखो। तो नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप लोग लिखिए इसका डेफिनेशन। लिखिए, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference between the, it is the potential difference between the, किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, लिखिए, बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड, बोलिए दूसरा कौन है? इलेक्ट्रोड एंड, बोलो, अरे वो सॉल्यूशन में ही ना जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए, देखिए कल जो क्लास नहीं किया उनका रिवीजन भी हो जाएगा। यहां से समझिए, आप ऐसा एक टैंक लेते हो और इसमें क्या एक रॉड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड या कैथोड बोलते हैं, और ये कोई सॉल्यूशन में इमर्ज होगा, उसमें उसको डुबाया रहता है। ठीक है, और अगर ये एनोड है तो इस टर्मिनल का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, ये तो पहले से ही बताया, एनोड का क्या होगा? चार्ज नेगेटिव। ये कोई मेटल का बना होता है, मेटल को हम मान लिए एम, क्या मान लिए? एम। जैसे जिंक था ना जी, तो जिंक आपका मेटल है। अब बताइए मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का, बोलो, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस। अब अगर चूंकि लॉस कर रहा है, तो अभी लिखा था जिंक लॉस करेगा तो Zn+2 में जाएगा। बताइए उसी तरह से, चलो जिंक ही मान लो, ठीक है। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे, अब ये लॉस करेगा तो लॉस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। अब अगर ये ऑक्सीडेशन होगा तो बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे क्या बनेगा? Zn+2 बनेगा। वो दिक्कत किसी को? बताइए, इसका टर्मिनल क्या है? प्लस, इसका टर्मिनल क्या है? माइनस। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? देखिए, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस आया उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, ये एनोड है और एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो Zn किस में जाएगा? Zn+2 में। इसको इन जनरल, समझ रहे हो? इन जनरल कैसे लिख सकते हैं? मेटल पे कौन सा चार्ज? बोलिए, पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना लिखेंगे। तो ऐसे बुक में आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में मिलेगा, M कन्वर्ट इनटू Mn+। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है जी? लॉस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यानी कि इसे क्या बोलेंगे? इस पोटेंशियल को हम और क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो, कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? EOX, ऑक्सीडेशन, E फॉर क्या? पोटेंशियल। बोलो, बात समझ में आता है? तो इसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि उसमें कौन रहेगा? कैथोड। और कैथोड का चार्ज क्या होता है? बोलो, पॉजिटिव। अगर कैथोड में आपको याद कराएं तो यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इन दोनों के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि कॉपर पे प्लस चार्ज है और इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन ये गेन करके यहाँ पे डिपोजिटेड हो जाएगा। अभी बताओ, ये तुम्हारा है कॉपर और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा इसके द्वारा, जिंक के द्वारा। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड पे समझ गए आप? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण जो मेटल होता है वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रल नहीं हो जाता है जी,
ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ERED। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, इन दोनों में अगर हम पूछे रिलेशन क्या होगा तो आप बता सकते हो क्या रिलेशन होगा। मैं पूछ रहा हूं EOX और ERD में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, आप ये सोचो और फिलहाल पहले इतना लिख लो, और जिसको आंसर पता हो जवाब दे सकते हो। हाँ, स्टैंडर्ड का मतलब समझ गया ना, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन सब क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और टेम्परेचर हमेशा हम 25 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो फिर से डिफिनेशन लिखिए इसका, लिखिए, सेम डिफिनेशन लिखना है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इसके बारे में, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द किसके बीच में होगा जी, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लिखिए, बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सेम लाइन रिपीट किए यहां तक, कुछ नया नहीं। एट 25 डिग्री सेल्सियस, समझ गए, ये टेम्परेचर की बात हुई, कॉमा 1 atm एंड करके लिख लो, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, इज यूनिटी, ये भी 1 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में आता है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए, ये डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम्स में कभी कभी पूछ सकता है। एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा पूछेगा ईएमएफ ऑफ सेल। हम सेल के लिए पढ़ रहे हैं ना जी, गैल्वेनिक सेल के लिए, तो उसमें क्या पूछेगा, ईएमएफ। ईएमएफ आप फिजिक्स में पढ़ोगे, जिसका नाम, पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो लिखिए नेक्स्ट टर्म, ये भी 2 मार्क्स में आता है, ईएमएफ ऑफ सेल। इसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ई सेल। ये क्या होता है, और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में लिखने के लिए। 2016 और 19 सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, 16 और 19 में पूछा है जी। ठीक है, हो सकता है 23, 24 में पूछा हो, आप क्वेश्चन बैंक लोगे तो आपको खुद दिख जाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है वो 22 तक का ही है। ठीक है, इसका भी डिफिनेशन बड़ा सिंपल है, याद कर सकते हो। ए सुनो, कोई सेल बनता है तो क्या होता है, ये दोनों कनेक्ट होता है ना आपस में जी, किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा, आपस में कंप्लीट करते हैं सर्किट को इंटरनली, एक्सटर्नली तो ये कनेक्ट है। ठीक है, अब बात समझिए कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। देखो, 2 जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एक तो इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं रॉड जो है ना बाबू, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड, और ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पहला चीज उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ये रॉड के बीच में भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर रॉड को हम कनेक्ट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव। तो जब रॉड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। आया समझ में, मतलब क्या लिखोगे, पहले सुन लो फिर खुद से लिखना। इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल में क्या होगा, किसका डिफरेंस, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और यहाँ पे दोनों पोटेंशियल का, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल। समझ में आया डिफिनेशन, आसान है ना, याद रहेगा। ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखिए डिफिनेशन तो लिखिए, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, लिखो, सोच रही, अच्छा लिख लियो, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
two electrode. It is the potential difference between two electrode. It is the potential difference between two electrode when, एक वर्ड और ऐड कर लो, when no current is flow. When no current is flow in the cell. जब सेल में कोई करंट नहीं फ्लो किया गया, मैंने स्टार्टिंग टाइम में ही बैटरी से जस्ट हमने जोड़ा, तो उसमें जो डिफरेंस कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल. कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? ईएमएफ ऑफ सेल. अगर ईएमएफ ऑफ सेल हम निकालना आपको बताएं तो सुनिए, जैसे ई नॉट बोला तो किसकी बात चल रही है बोलो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक को ऐसे ही ना लिखेंगे जी. जिंक में क्या होगा बोलो? ऑक्सीडेशन होगा. जिंक पहले ऐसा हुआ करता था और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैसा बन गया ये Zn+2. तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ये एनोड टर्मिनल पे है और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. फिलहाल मैं बताता हूँ -0 ये होता है, -0.176. ठीक है, इतना वोल्ट होता है इसका. और किसका सेल है? गैल्वेनिक. कॉपर ना साथ में है, तो कॉपर का देखिए वैल्यू क्या होता है. अच्छा, कॉपर पे क्या होता है? रिडक्शन है जी. तो बताइए कॉपर कैसे लिखोगे? कॉपर 2+ चेंज हो गया किस में? कॉपर में. इसकी जो वैल्यू होती है प्लस में 0.34 इतना. ठीक है, तो अब बात आता है ई सेल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. यानी कि ई सेल कौन? सिंपल सी बात, ईएमएफ ऑफ सेल. तो ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है. क्या लिखोगे? ई नॉट ऑफ कैथोड और ई नॉट ऑफ एनोड. कैथोड और एनोड को कैथोड से माइनस कर दो एनोड की वैल्यू. बताओ इसमें कैथोड में कौन? कॉपर. कितना होगा वैल्यू? माइनस. एनोड पे कौन? जिंक. इसका वैल्यू लिखेंगे. कितना आएगा टोटल वैल्यू? बताओ जल्दी से. 1. डेसिमल का जोड़ सीखो और बताओ कितना होगा आंसर. हाँ, 1.10 होगा. आप इसको लिखिएगा 0.74 प्लस 0.76. इन दोनों को ऐड करना लो, ऐसे ऐड करते हैं ना डेसिमल में. ये हो जाएगा 1.10 भी. तो ई सेल की वैल्यू निकल गई. बोलिए कोई दिक्कत? बात समझ में आता है? तो अगर किसी का भी ये दिया दोनों वैल्यू पता रहे या क्वेश्चन में गिवन रहेगा, भी कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, तो क्या आप ई सेल की वैल्यू बता सकते हैं? तो इस तरह का एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स इस तरह का पूछता है. फॉर्मूला पे लिखते हैं. फॉर्मूला कहाँ गया जी? ये. तो ये लिखेंगे. बोलिए कोई डाउट किसी को? निकाल लोगे ना इस तरह से? ठीक है, ये लिख लो. और ईएमएफ ऑफ सेल आपसे 2 मार्क्स का पूछेगा तो डिफरेंशियल लिख देना, केवल आपको मार्क्स मिल जाएंगे. कौन से सेल के लिए बात कर रहे हैं? आप जान ही रहो कौन सा टॉपिक चल रहा है, गैल्वेनिक सेल. तो कहां से कहां फ्लो होगा करंट का? फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड. तो लिख लो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ये मतलब हुआ इसका. ठीक. अगर हम बोले ई सेल के बराबर हो गया, तब एक्सटर्नल जो लगा रहे हैं, सॉरी, ये बराबर हो गया तो फ्लो होगा क्या? नो फ्लो. उसको आप क्या कह सकते हो? इक्विलिब्रियम का कंडीशन मिल जाएगा. मतलब ये जो वोल्टेज लगा रहे हैं, वोल्टेज लिखो, वोल्टेज. दूसरा केस. और तीसरा में क्या करेंगे? जो वोल्टेज हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहे हैं वो इससे ज्यादा लगा रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल जो वोल्टेज लगा रहे हैं वो हम इससे ज्यादा कर दे रहे हैं. तो क्या होगा बोलो? फ्लो किधर से किधर होगा फिर? हाँ, तो आप सिंपल लिख दो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी रिवर्स. ठीक, इतना लिख दो. लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी. लिखिए डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी रिवर्स, अपोजिट हो जाएगा जी। मतलब आप समझ ही रहे हो, कहां से कहां जाएगा फिर, एनोड टू कैथोड जाएगा, उल्टा हो जाएगा। होता है कैथोड टू गैल्वेनिक सेल। इसका मतलब समझे, इसका बहुत अच्छा यूज है। पहले हम क्वेश्चन लिखा देते हैं, फिर तुमको यूज बताते हैं इसका। और ये कब होगा, V क्या है, V समझ लो एक्सटर्नल वोल्टेज, बाहर से जो लगा रहे हैं एक्सटर्नल वोल्टेज। तो अगर एक्सटर्नल वोल्टेज उस बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी रिवर्स। ये कब करते हैं हम, सुनिए, जब आप बैटरी यूज करते हो, खास करके कैसा बैटरी, चार्जेबल बैटरी, जैसे मोबाइल फोन का बैटरी, आप सुनिए उसको लगाए हुए हो तो क्या कर रहा है, पहले वो सप्लाई दे रहा है किसको, मोबाइल फोन को दे रहा है ना, करंट सप्लाई कर रहा है, मतलब आप मान के चलो कैथोड टू एनोड फ्लो हो रहा है नॉर्मल। वो हो गया डिस्चार्ज, तो उसको चार्ज कैसे करते हो, बोलो उसको कैसे चार्ज करते हो, आप उसको एक्सटर्नली प्लग से कनेक्ट करते हो। तो होता क्या है, उस केस में एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से तो ज्यादा है। बैटरी का वोल्टेज कितना होता है जी, एक्सटर्नल जो आ रहा है एसी करंट, उसका तो वोल्टेज एज कंपेयर टू बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा है। तो उसको क्या फिर होगा, उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब अब जो सप्लाई जा रहा था पहले मोबाइल फोन को, अब सप्लाई किसको मिलेगा, बैटरी को। तो बैटरी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से बैटरी को चार्ज करता है। जब हम बैटरी पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग और इक्वेशन के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे चेंज होता है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि गैल्वेनिक सेल किसकी तरह काम करने लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। गैल्वेनिक था पहले, लेकिन उल्टा हो गया तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये करने के लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा लगाना होगा एज का जितना सेल वोल्टेज है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना, बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करते हो भाई, एक्सटर्नली इसको कनेक्ट करते हैं और उसका वोल्टेज कितना लगाते हैं, सेल वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो वो चार्ज अब खुद ब खुद हो जाता है। यानी डायरेक्शन रिवर्स हो गया ना। पहले किसमें से सप्लाई हो रहा था, बैटरी से आपके इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस में। मान लो फॉर एग्जांपल आपका बैटरी है ना, घर का इन्वर्टर बैटरी है, तो पहले बैटरी क्या कर रहा था, घर के फैन ट्यूब इन सबको सप्लाई दे रहा था। कोई एक ले लो फैन को सप्लाई कर रहा है, ठीक, तो पहले बैटरी सप्लाई कर रहा है। आप जब आप उसको मतलब पूरा डिस्चार्ज हो गया, फिर उन्हें उसको इन्वर्टर से आप चार्ज कर रहे हो, यानी एक्सटर्नली इसको कनेक्ट किए हो। तो एक्सटर्नली जब उसको हम कनेक्ट किए हैं तो अब कौन इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है, वो खुद ले रहा है। ठीक है, तो वो खुद लेके इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके क्या हो जा रहा है, चार्ज अप हो जा रहा है। वो कनेक्ट करते हैं ना जी पावर सॉकेट से, ठीक है, तो वो खुद चार्ज हो रहा है, यानी डायरेक्शन क्या हो गया, इस बार बदल गया। जो उससे जा रहा था अब उसके तरफ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। इसका मतलब कि क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल किसमें चेंज हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बात समझ में आया, नहीं, कितने लोगों को नहीं आया, अच्छा उल्टा पूछ रहे थे, कितने लोगों को आया समझ में, ठीक है सबको आ गया, चलो क्या ही बात। ठीक है, बाद में आगे इसको हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, हाँ जी, ई सेल जब भी हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पे इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन मेन बात क्या है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो आपको एक चीज पहचानना होगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड। और उसके लिए आपको तरीका पता है, क्या है तरीका, जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो कौन, एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड, और जिसका इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो कैथोड। लेकिन एक हिंट बताता हूं आपको, क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई रहती है, ठीक है, अगर ये वैल्यू दी हुई है तो कैथोड और एनोड आप बिना रिएक्शन देखे पहचान सकते हो। कैथोड की वैल्यू हमेशा बिगर होती है और एनोड की वैल्यू हमेशा स्मॉलर होती है। यानी आप इन शॉर्ट इसको कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो कि बिगर वैल्यू, हमेशा बिगर वैल्यू को किसे घटा दोगे, स्मॉलर वैल्यू, तो आपका क्या निकल जाएगा, इसे बोलिए, क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है तो कोई जरूरत है एनोड कैथोड पता करने की, हम सीधा सा बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, इन दोनों में वैल्यू बिगर कौन है, ये वाला, क्योंकि नेगेटिव है छोटा वैल्यू और ये पॉजिटिव,
तो बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से हमेशा घटा दीजिए। हमेशा जो बड़ी वैल्यू होगी वो कौन होगा, कैथोड, और हमेशा जो छोटी वैल्यू होगी वो कौन होगा, एनोड। ये बात समझ में आ गया। तो बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, इसकी मदद से आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर वाले जो आपके पूछे गए एग्जाम्स में। इस पे ई सेल पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इवन और क्वेश्चन को बनाने में ये यूज भी होता है, ठीक है। तो जैसे देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, हम तुमको बताए इनर्शियल जिंक, अब सुनो, इसमें बिगर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू लिखने की आवश्यकता है क्या, मतलब इसमें कैथोड एनोड डिसाइड करने की जरूरत है नहीं। आपसे पूछा है कि इसमें बताइए ई सेल की वैल्यू क्या होगी, तो आप आसानी से बता दोगे। किसको कैथोड पे लेना है जी, हाँ ए जी को लेंगे, क्योंकि बिगर वैल्यू यही ना है जी, तो आप डायरेक्ट घटा लो। ऐसे लिखना है तो लिख लो ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड पे हमेशा बिगर वैल्यू आएगी और एनोड पे स्मॉलर। बताइए आंसर कितना आएगा, निकालो जल्दी से क्वेश्चन। हाँ क्या, हाँ यहाँ पे बिगर वैल्यू ये है 0.80 माइनस, और ये भी माइनस में है नहीं ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जोड़ लीजिए इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 1.56। ये आ रहा है सबका आंसर, बोलो कोई दिक्कत। तो मतलब कि आप समझ गए, इतना कुछ जो बताया कोई याद वाद करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट क्या करना, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है और दूसरे क्वेश्चंस को करने में मदद करेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन में ई सेल आपको निकालने आना चाहिए। जैसे और कुछ क्वेश्चन देखो अलग अलग साल में पूछे हुए, ये जो पूछा था तुम्हारा 2019 में पूछा था सीबीएसई बोर्ड 19 में। 2016 का देखिए क्वेश्चन, उसमें भी ई सेल निकालना है आपको। यहाँ पे दे के रखा है जी ई नॉट ऑफ क्रोमियम, इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू तो हमेशा दिया रहेगा आपको, हम पहले ही बोले थे ये दिया रहेगा, आपको याद नहीं रखना है क्वेश्चन में। और ई नॉट ऑफ आयरन, ठीक है। तो अब इसका ई सेल बताना कोई बड़ी बात है, बताइए ई सेल निकालिए। ई सेल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बड़े पड़े हैं यहाँ पे, हर साल लगभग एक दूसरे साल छोड़ के पूछा हुआ है, या फिर बड़े क्वेश्चन को बनाने में 3 मार्क्स में जरूरत पड़ेगा। तो अब बताइए जल्दी कितना आएगा आंसर, 0 पॉइंट, और लोग बताए जी, यही बातें नहीं, बनाओ जल्दी से। आज तक बैटरी देखो कभी निगेटिव वाला, बैटरी में जो भी आता है वोल्टेज क्या रहता है, प्लस। आज तक देखा कि माइनस 0.3 सप्लाई देगा वोल्टेज, मतलब है इसका कुछ, ठीक है। देखो मैं आ रहा हूँ, वही बात समझाने वाला था आपको। एक बताओ क्या किससे किसको घटाएंगे, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, बताओ इसमें बड़ी वैल्यू कौन है, ये बिगर वैल्यू है, आ रहा है समझ में, ये बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू ये बिगर। ये किस पे आएगा, कैथोड पे, और ये स्मॉलर, तो ये किस पे आएगा, एनोड पे। आप लिखिए इसको माइनस, कैथोड माइनस एनोड, माइनस क्या आ जाएगा 0.74, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा, प्लस 0.30। ये आ रहा है सबका, ठीक है। तो ई सेल क्या आएगा। अच्छा एक बात बताइए, ई सेल किसका निकाल रहे हैं, कोई भी एक सेल का, बैटरी का, मतलब ड्राई सेल जो नहीं होता है, आज तक आपने खरीदा होगा ड्राई सेल, हालांकि इस पॉइंट को लिखाएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ड्राई सेल का जो वोल्टेज सप्लाई है वो प्लस में रहता है या माइनस में, प्लस में। अभी भी मैंने लिखा था 1.2 से लगभग 1.5 के बीच में। ये जितना बैटरी लेते हो ना एवरेडी है ना, और जो भी आता है
वो सब जब जो भी होगा इसी के बीच में काम करेगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि कोई बैटरी कब तक काम करेगा, यहां से ये भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको कि बैटरी आखिर डेड कब हो जाती है। तो बैटरी डेड कब हो जाती है? जब ई सेल की वैल्यू क्या हो जाए? 0, तो काम करना बंद कर देगा। जब तक ये पॉजिटिव रहेगा तब तक ई सेल काम करेगा, यानी जो आपका ड्राई सेल है वो वर्क करेगा। यानी सभी ड्राई सेल वैल्यू काम करने के लिए, वो वर्क करने के लिए, पावर सप्लाई देने के लिए क्या होना चाहिए उसका ई सेल की वैल्यू? पॉजिटिव। हमेशा जब जब उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, आप देखो जितने हम निकाले हैं ये भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ये भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पहले वाला भी क्या आया? पॉजिटिव। यानी कि जब जब ये पॉजिटिव होगा तब तब ये काम करेगा, और ये कब तक काम करता रहेगा? जब तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा एक बात बताओ, शुरू में ही पढ़ाए थे कि गैल्वेनिक सेल कैसा है? जो रिएक्शन दे रहा है वो खुद से दे रहा है या एक्सटर्नल एनर्जी लगाना पड़ता है? खुद से दे रहा है, यानी स्पॉन्टेनियस है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपसे यही पूछेगा कि जो सेल है वो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब तक दे सकता है, और 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन कैसा देगा? ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू पॉजिटिव, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू नेगेटिव, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 0, नन ऑफ दिस। क्या टिक करोगे? आया समझ में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव? तो इस बात को नोट करके लिखिए। चलिए लिखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एग्जाम में। क्या कहोगे? सेल इज वर्किंग, सेल काम करेगा, यानी सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा। कब तक देगा? जब उसकी वैल्यू क्या हो? तो लिख लो सेल इज वर्किंग। और जो भी सेल वर्क करता है वो खुद से करता है, उसको कहना नहीं पड़ता है, ना ही उसके ऊपर एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ती है। यानी एक ऐसा रिएक्शन कहलाएगा, बोलो, बोलता भी नहीं है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बताइए सेल कब तक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करेगा? जब तक ई सेल की वैल्यू क्या हो? ई सेल आपका पॉजिटिव। दूसरे भाषा में इसको क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन। तो ये आपको इस तरह का एग्जाम में ऑप्शन इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 हुआ तो सेल काम करना करेगा नहीं। उस केस में वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तब वो काम खुद से तो नहीं कर रहा है, तब उससे काम कराना है तो क्या करेंगे? एक्सटर्नल एनर्जी लगाएंगे। जो बच्चा नहीं खुद से पढ़ता उसके लिए क्या करते हैं? एक्सटर्नल, उस मारना को कहते हैं एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, माँ बाप बेचारे यही करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी लगाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? एक्सटर्नल एनर्जी लगाने से कोई भी नहीं। देखो आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जो गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है, किक वाला गाड़ी देखे हो, वो सेल्फ दबाया सीधा स्टार्ट हो गया, ये सेल्फ स्टार्ट है। और एक होता है किक स्टार्ट। किक में क्या करते हैं? दिल लात मारते रहते हैं उसको, है ना। एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हैं, नहीं स्टार्ट हो रहा है, फिर भी दिए जा रहे हैं, और ज्यादा जोर से मारो तो स्टार्ट हो जाता है एक्सटर्नल एनर्जी। अब आते हैं हम अपने केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं। सुनिए, ये ड्राई सेल जितने काम कर रहे हैं वो तो खुद से कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, पूरा डिस्चार्ज हो गया, एकदम निगेटिव में चला गया, तो उसको चार्ज करने के लिए आपने देखा होगा कुछ कुछ बैटरी नहीं काम करता था, कहता है शॉर्ट लगा के इसको चार्ज करो। शॉर्ट लगाने में क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं। वो कहीं इससे फिर से पॉजिटिव में आ गया तो काम कर जाएगा। आया बात समझ में? और एक्सटर्नल एनर्जी दिए तो वो क्या हो गया? चार्ज अप हो गया। वही बात अभी समझा रहा था कि जब जब आप एक्सटर्नल एनर्जी दोगे ना तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ई नॉट सेल अगर निगेटिव हो गया या फिर ई नॉट सेल क्या हो गया? लेस देन 0, तो ये कैसा रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? आप बोलो, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है वो खुद से तो रिएक्शन नहीं में भाग लेगा, तो फिर उससे रिएक्शन करवाना है तो क्या करेंगे? एक्सटर्नल एनर्जी लगाएंगे, और एक्सटर्नल एनर्जी लगा के उसको बनाएंगे किसके लायक? काम करने लायक बनाएंगे। नहीं, कुछ इंसान होते हैं जो काम करने लायक नहीं होते तो उसको बनाया जाता है। नहीं, यही तो करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी लगा के। ये आपका जो एग्जाम है समझो वही है, आपका आपसे काम करवा रहा है एक तरह से।
बोल दे कि जैसे कोविड में नहीं एग्जाम होगा जी, कितने खुश थे, कोई पढ़ाई नहीं, बंद करो, ठीक है ना। अब कोविड नहीं है, अब पढ़ाई करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम होगा, ठीक है। तो लिखो तो लोग अपना पढ़ाई क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ये आयरन है, ठीक है। हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे इसको रस्टिंग से बचाना है। अच्छा, इसमें रस्टिंग क्यों होती है, सोचो ना, कभी कुछ दिमाग लगा लो। रस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। ऑक्सीडेशन का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब इसको ये इलेक्ट्रॉन का लॉस इसलिए कर रहा है क्योंकि ये रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव है तो एयर से रिएक्शन कर रहा और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इस पे रस्टिंग हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको रस्टिंग से बचाना है तो इसको ऐसे मेटल से हमको इसको कवर करना होगा जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है। आ रहा है समझ में? अगर मान लिया उससे हमने कवर कर दिया जैसे, तो अब ये मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये लॉस नहीं करेगा क्योंकि एयर के कांटेक्ट में अब कौन है, कवर हो चुका है, तो ये है ना। तो हमें ध्यान देना है, ऐसा मेटल लेना है जो ज्यादा क्या हो, रिएक्टिव हो। किससे? आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो। अब एक बात बताओ, रिएक्टिव कौन होता है, एनोड ज्यादा या कैथोड? एनोड। एनोड ज्यादा रिएक्टिव होता है ना जी। अब बताइए एनोड की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एनोड का वैल्यू स्मॉलर होता है या बिगर? स्मॉलर। यानी कि एनोड की तरह कौन काम करेगा, जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी। अब एक तो तुम्हारा ये हो गया, इसको काम कैसा करना चाहिए, एज ए कैथोड। कैसे काम करना चाहिए, एज ए कैथोड। ये कैथोड की तरह कब काम करेगा जी, जब कोई इससे ज्यादा रिएक्टिव हो और जो कैसे काम कर रहा हो, एनोड की तरह। तब इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, तब इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, ये दूसरा वाला। और एनोड की तरह काम करने के लिए इस वैल्यू से, क्योंकि आयरन का वैल्यू इतना है, इससे कोई स्मॉलर वैल्यू खोजना होगा। बताइए यहाँ पे ये आपको स्मॉलर वैल्यू दिख रहा है, आयरन से दिखा, ये नेगेटिव क्या है, इससे स्मॉलर है। अच्छा ये स्मॉलर है क्या, नहीं ना, ये तो बिगर वैल्यू है जी। अगर नेगेटिव साइन पे देखो तो ये बिगर वैल्यू है, तो यहाँ पे ये एनोड की तरह काम नहीं कर पाएगा, ये करेगा। आ रहा है समझ में? तो कौन सा आंसर होगा, रे इधर ध्यान दो, कौन सा आंसर होगा, एक्स। और एक्स क्यों आंसर होगा, तो आप लिख देना कि बिकॉज वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेस देन आयरन, hence X behave as a anode and it losses the electron. That's why iron does not lose the electron या iron does not rust. आयरन का रस्टिंग होगा क्या, नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, कोई दिक्कत, समझ में आया क्वेश्चन? तो इस तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, वही लॉस गेन देखना है, वही एनोड कैथोड देखना है, लेकिन जो पहले सोचोगे तब तो बनाओगे। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को बनाने का। दिमाग का तो लोग यूज बातें करने में करता है, एक दूसरा बहन चुगली करते हैं ना, तो उससे क्या बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे नीट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ये बन जाएगा। आपसे वही पूछा है, सेल पोटेंशियल का वैल्यू। सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल का वैल्यू क्या आएगा, ऑप्शन देने की जरूरत है मुझे, जल्दी बताओ क्या आएगा। इस केस में ये भी नीट में पूछा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू, आपको कैथोड एनोड डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर कितना आएगा, और लोग बताएं। हाँ ये वही क्वेश्चन है जी, इनडायरेक्टली देखो तो आप बिगर वैल्यू कौन, ये रहा, स्मॉलर वैल्यू कौन, ये रहा, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा आंसर 1.10। तो ये आपका आंसर, सही आंसर लिख लीजिए। तो ये सीरीज को इस तरह से याद कर लेना, और इसमें मेन बात याद रखना कि हाइड्रोजन जीरो होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले पॉजिटिव, हाइड्रोजन के नीचे वाले नेगेटिव। जैसे जैसे वैल्यू नेगेटिव होगा यानी छोटा होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे आप जानते हो पोटेशियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है,
और इधर जितने एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव में है, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ मैंने दिया, बताइए इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? आप लिस्ट में देखो, यहां से चलना है, इधर इधर से नेगेटिव जा रहा है, तो सबसे पहले सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ दिखा जी, मैग्नीशियम यहाँ है। उसके बाद कौन है? एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन है? जिंक। ये जिंक है, फिर आयरन और लास्ट कॉपर। कॉपर तो यहाँ है, तो सबसे कम रिएक्टिव तो कॉपर होगा क्योंकि ज्यादा वैल्यू है। और जैसे जैसे निगेटिव जाएंगे, निगेटिव कैसे होगा? यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, तो सबसे कम इसकी वैल्यू है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये तो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ते होगे ना, मैग्नीशियम। और उससे ज्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम, और फिर जिंक, और फिर आयरन, उसके बाद लास्ट में कॉपर। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? अब सुनिए, यहाँ क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो हम आपको सिंपल से बता दिए कि रिएक्टिविटी था, लेकिन आप बुक में पढ़िएगा एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि कौन एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है। समझ रहे हो? तो कौन किसे डिस्प्लेस करेगा? जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। आपने पढ़ा है ना इस तरह का रिएक्शन कि सोडियम जो होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन यही कॉपर दे दिया जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? हाँ या ना? क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? हाँ कि ना? बोलो ना जी। अरे हम बोले सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। हटा दिया उसकी जगह से, ये हटा देगा इसको। यस, क्यों हटाएगा? कॉपर कहाँ है देखो तो, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है कॉपर, तो कॉपर उसको हटा पाएगा क्या? नहीं। तो ये रिएक्शन होगा क्या? मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं। तो याद रखिएगा, जो जिससे ज्यादा रिएक्टिव है उसे वो डिस्प्लेस कर सकता है, कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही का छोटा भाई बैठा हुआ है चेयर पे, आप उसको हटा के बैठ सकते हो क्योंकि आप उससे ज्यादा पावरफुल हो, बैठ सकते हो ना? आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा थी, सोडियम क्यों हटा दिया? ज्यादा इससे पावरफुल है। लेकिन कॉपर इससे कमजोर था, ये इसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इसी तरह से तुम पूछा है कि कौन एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तो बताइए इस ऑप्शन को देख के कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबको डिस्प्लेस कर देगा? कौन है इसमें? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आपको याद होगा तो 9th 10th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन था। फिर कौन होगा? एल्युमिनियम। उसके बाद और कॉपर किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बेचारा खुद ही लेस रिएक्टिव रहता है। आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा कॉपर? नहीं, क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव होता है। आया बात समझ में? चलो इतना लिख लो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब सुनिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने 2 ही टर्म पढ़े हैं, एक था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले बताओ पोटेंशियल किसके लिए लागू होता है? पोटेंशियल किसके लिए हम यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद करो, कल यही सुनूंगा आपसे। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कहलाता है। ठीक है, और ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों में हो सकता है। स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेगा मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर 180, कंसंट्रेशन यूनिटी। अच्छा अब बताओ ईएमएफ ऑफ सेल के लिए क्या बात करेंगे? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस, उसी को क्या बोलेंगे? ईएमएफ। ईएमएफ निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका क्या है जी? आप सीधी सी बात, ऐसे तो कैथोड माइनस एनोड होता है, लेकिन आप सीधी सी बात क्या यूज करोगे? बिगर वैल्यू माइनस। इसका मतलब आप समझे कि जिसकी वैल्यू बिगर होती है वो कहाँ जाती है? कैथोड पे। यानी वो रिएक्टिव ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। ज्यादा रिएक्टिव वो होते हैं जिसकी वैल्यू मिनिमम हो या मैक्सिमम हो? मिनिमम हो। और जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एनोड पे कि कैथोड पे? एनोड पे। वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या गेन करते हैं? लॉस। आया बात समझ में? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन कुछ कुछ पूछेगा। किसी एलिमेंट को रस्टिंग से बचाना है, इसको बचाना है, तो इससे ज्यादा रिएक्टिव से कवर करे इसको या इससे कम रिएक्टिव से? इससे ज्यादा रिएक्टिव से, तब ई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा,
आई सिर्फ रह जाएगा। आयरन को बचाने के लिए नहीं जिंक यूज करते हैं। देखिए आयरन और जिंक, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस सुने हो, इससे कवरिंग करते हैं इसको, क्यों करते हैं? क्योंकि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब ई इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ई बच गया, तो इसीलिए इसकी रस्टिंग नहीं होगी। आया बात समझ में? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा ई सेल के पे वैल्यू पे क्वेश्चन पूछेगा, और ईएमएफ और सेल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कोई दिक्कत? रिएक्टिविटी से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये रहा सामने, इसके आधार पे बता देना कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव। जिसकी वैल्यू जितनी कम उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, और जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा उतना पॉजिटिव होगा। कोई डाउट किसी को इसमें? तो इतना रिवाइज करके आना, अगले क्लास में बात।